नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएमटी पॉइंट पर। मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष फौजदार और आज स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर 3 हमारी सेल बायोलॉजी का। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सेल बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, फंक्शनल यूनिट कैसे है और सेल है क्या वो समझा था। दोस्तों, दूसरे लेक्चर में अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस देखे थे एक टेबल बना के। उसके बाद दोस्तों अपन ने सेल थ्योरी को डिटेल में पढ़ा था। दोस्तों, लेक्चर 3 के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक करके जो सेल के पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, अपन देख सकते हैं कि सबसे अंदर इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस। उसके बाहर इसमें अपन देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को अपन सबसे पहले डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। सेल के और भी कई नाम होते हैं, जैसे बायो मेम्ब्रेन या जैविक झिल्लियाँ के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दोस्तों एक नाम और इसका लिख लेना, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी सेल मेम्ब्रेन को जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर जैविक झिल्लियाँ। दोस्तों, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म कह सकते हैं कि ये किस किस को कवर कर रही है, एक तो साइटोप्लाज्म को और एक दूसरा किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को। किस किस को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को चारों तरफ से कवर करने वाली जो जीवित झिल्ली होती है, जो लिविंग मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये चीज़ अपन यहाँ पे क्लियर पहले ही कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। साइटोप्लाज्म हो गया प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और दोनों को मिला के अपन ने क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, और दोनों को मिला के अपन ने क्या बोल दिया, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को चारों तरफ से कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे अपन क्या कह देते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। चलिए आगे अपन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बट मेन कंपोनेंट आर प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या क्या होगा, एक तो लिपिड होती है, दूसरा प्रोटीन होती है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो इसमें से भी अपन मेन कंपोनेंट की बात करें तो मेन कंपोनेंट है लिपिड, फिर प्रोटीन। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। द मेजर लिपिड मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड दैट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। जो इसकी मुख्य लिपिड होती है, मुख्य वसा होती है, उस वसा वो कौन सी होती है दोस्तों, फॉस्फोलिपिड होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो किस टाइप की लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि फॉस्फोलिपिड पाई जा रही है, ग्लाइकोलिपिड पाई जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप की लिपिड आपके ऑप्शन में दे दी जाएंगी, कौन सी लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो दोस्तों, किस पे टिक करोगे आप, बताइए, फॉस्फोलिपिड के ऊपर टिक किया जाएगा कि जो फॉस्फोलिपिड होती है वो किस में मिलती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना दोस्तों, आपके समझ में तो आ गया सेल मेम्ब्रेन क्या है, चारों तरफ से कवर करने वाली जैविक झिल्ली। एक लिविंग जो मेम्ब्रेन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो किस किस को कवर करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए, और लिपिड जो होती है इसमें, वो लिपिड का नाम क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होती है। और फॉस्फोलिपिड होती है वो कितनी मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बाइलेयर। इसको अपन लिपिड बाइलेयर के नाम से भी जानते हैं। ये दो परतों के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित होती है। चलिए दोस्तों, अगला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत बार एक पीएमटी में पूछा भी गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, वो क्या है कि ह्यूमन की आरबीसी, जो मनुष्य की आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिका है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट या फिर इसको रक्ताणु भी कहते हैं। उसके अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है और कितने प्रतिशत लिपिड होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोटीन कितने परसेंट होनी चाहिए, 52% होनी चाहिए। कितने परसेंट होनी चाहिए, 52% होनी चाहिए। और जबकि लिपिड है वो कितने परसेंट होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। ये डेटा बिल्कुल भी आप कहीं और से ना देखिएगा, ये एनसीईआरटी का डेटा है और ये डेटा आपको याद रखना है कि ह्यूमन की आरबीसी के अंदर
52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, एक और सेंटेंस जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आता है वो होता है कि ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, सर्वव्यापक संरचना होती है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर क्या होती है? लगभग एक समान होती है। मतलब जब अपन ने डिफरेंस पढ़े थे तो उसमें कहीं नहीं देखा था कि एक तरफ अपन ने प्रोकैरियोटिक लिखा था और एक तरफ अपन ने क्या लिखा था? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो सिमिलर चीज़ होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएमटी के अंदर, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा अभी। पीएमटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में समान होती है। तो उसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा हमारा? उसका आंसर जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर क्या होती है? सिमिलर होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं मॉडल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के जो सिद्धांत हैं मॉडल से, उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने 3 मॉडल दिए। कितने मॉडल दिए? 3 मॉडल दिए। उन 3 मॉडल में से पहला मॉडल आता है अपना सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल आ रहा है? सैंडविच मॉडल, या फिर ट्राइलेमेलर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे लास्ट वाला जो अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें से। बाकी अपन 2 मॉडल का सिर्फ नाम याद रखना है और उसमें जनरल क्या बोला गया इतना सा अपने को ध्यान रखना है। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पहले 2 मॉडल के अंदर याद में नहीं रखनी है। तो सैंडविच मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हमें बताया किसने। साइंटिस्ट का नाम भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि डेवसन एंड डेनियल ने क्या किया था, इसको सैंडविच मॉडल के बारे में हमें बताया। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जैसे अपन सैंडविच का मतलब जानते हैं। सैंडविच का मतलब क्या होता है बताइए? सैंडविच का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ का 2 परतों के बीच में दबा होना। जैसे सैंडविच के अंदर क्या क्या होता है? सैंडविच जो अपन बनाते हैं 2 ब्रेड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बीच में दबाया जाता है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि 2 प्रोटीन की लेयर, एक ये वाली हो गई, दूसरी प्रोटीन की लेयर ये वाली हो गई, और इन दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में क्या दबाया गया है दोस्तों? ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर। क्या है दोस्तों? लिपिड की बाइलेयर। मतलब एक प्रोटीन की लेयर, दूसरी प्रोटीन की लेयर, और बीच में क्या हो गई? ये लिपिड की बाइलेयर। ठीक है दोस्तों। और लिपिड की बाइलेयर के लिए भी आपको एक खास बात याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन पीएमटी में पूछा जा चुका है कि लिपिड की बाइलेयर में देखो मैंने क्या बनाया है, इधर की साइड ये वाली जो चीज़ है, मतलब कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि लिपिड की बाइलेयर में क्या होता है, ये वाली जो चीज़ है ये लिपिड है, और ये बाइलेयर क्यों बोला गया है? क्योंकि इस तरीके से है ये, देखिए इस तरीके से है, ये एक लेयर हो गई और यहाँ पे ये दूसरी लेयर हो गई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर बाइलेयर के अपन देखें तो ये क्या होता है? ये होता है हेड। ये क्या होता है? इस बाइलेयर का हेड, और ये क्या होती है? इसकी टेल होती है। ये हो गया हेड और ये हो गई इसकी टेल, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? हेड जो होता है ये क्या है? यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हेड और टेल दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक। सर ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बेटा आपने जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सेंटेंस सुना होगा कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है कि जो पोलर चीज़ होगी वो पोलर को खुद में डिजोल्व करेगी, जो ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय को खुद में घोलेगा, और जो नॉन पोलर होगा, जो अध्रुवीय होगा, वो अपने अंदर अध्रुवीय को घोलेगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो H2O होता है, वाटर जो होता है वो कैसा होता है? वो पोलर होता है दोस्तों। कैसा होता है? पोलर होता है, ठीक है ना। और जो लिपिड होती है वो कैसी होती है? नॉन पोलर होती है, ठीक है ना। क्लियर है? चीज़ समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फॉस्फोलिपिड होती है उसमें फॉस्फोरस वाला पार्ट तो क्या हो गया? फॉस्फोरस वाला पार्ट तो हो जाता है पोलर, और लिपिड वाला, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो कितनी चीज़ों से मिलकर बनी होगी? 2 चीज़ों से मिलकर बनी होगी। तो फॉस्फोरस वाला पार्ट तो कैसा हो गया? पोलर हो गया। और लिपिड वाला पार्ट कैसा हो गया दोस्तों? यहाँ पे नॉन पोलर हो गया,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये क्या हो गया, जो हेड है, जो इसका हेड है ये कैसा हो गया, पोलर हो गया, और जो टेल है इसकी वो कैसी हो गई, नॉन पोलर हो गई। नॉन पोलर मतलब ये टेल तो है इसकी किसके, लिपिड से बनी हो गई, और इसका हेड है वो किससे बना, मिलके बना हो गया, हेड इसका बन गया किससे दोस्तों, फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस वाली चीज़ तो कैसी हो जाएगी बताओ, फॉस्फोरस पे चार्ज होता है कि नहीं होता, फॉस्फोरस पे चार्ज होता है कि नहीं होता, PO4-3 है, तो फॉस्फोरस पे चार्ज हो गया। तो बताओ इसका हेड कैसा हो जाएगा, ये हेड कैसा हो जाएगा, हेड फॉस्फोरस वाला है तो ये कैसा हो गया, पोलर, और टेल में क्या है, लिपिड है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। बताओ समझ में आया, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया। यहाँ पे इतना सा समझना है कि ये लिपिड है, लिपिड वाला पार्ट है, तो इसमें ये फॉस्फोरस तो कैसा हो गया, पोलर हो गया, और ये क्या हो गया, इसमें नॉन पोलर हो गया। और एक सेंटेंस आपको पता ही है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब जो पोलर होगा वो पोलर को घोलेगा, और नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर का घोलेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की लेयर पे जो ये प्रोटीन है और ये वाला पार्ट है, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, H2O प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है। तो बताइए पानी की तरफ वाला पार्ट कौन सा होगा, पानी कैसा होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, H2O, ठीक है ना, चार्ज होता है H2O के ऊपर, ध्रुवीय हो गया, पोलर हो गया। और लिपिड क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो H2O पोलर हो गया, तो पोलर की तरफ कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये ऊपर या ऊपर वाला पार्ट होगा। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है कि कौन सा पार्ट होगा, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला किससे बना होता है, फॉस्फोरस से, और पोलर पार्ट किसकी तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पानी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए हेड, जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए वो किस तरफ प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो टेल होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है, अध्रुवीय होती है, अतः वो किसी तरफ प्रेजेंट होती है, वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, और इसको अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे टेल कैसी हो गई, इसकी हाइड्रोफोबिक हो गई, और हेड कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफिलिक क्यों हुआ, क्योंकि ये पोलर है, पोलर हुआ तो क्यों, पोलर होने से क्या हो गया, तो ये बाहर की तरफ रहेगा। बाहर की तरफ क्यों रहेगा, क्योंकि बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट होने से क्या हो गया, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। तो ये चीज़ आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे अपन इसके नीचे भी देख सकते हैं कि ये जो है PLLP, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी जाना जाता है। PLLP क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, प्रोटीन, फिर लिपिड, उसके बाद प्रोटीन, और इसकी जो टोटल मोटाई निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम की सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इस मॉडल से सेल मेम्ब्रेन की मोटाई को तो सही बताया जा रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ये ज़्यादा सफल नहीं रहा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिपिड लेयर रिमेन्स सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, दो प्रोटीन परतों के मध्य क्या होती है, लिपिड परत सैंडविच के समान स्थित होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन देख सकते हैं दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन, दूसरा अपना मॉडल क्या आता है, यूनिट मेम्ब्रेन या फिर इकाई कला सिद्धांत आता है। यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, कुछ नहीं, आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज एक्सप्लेन सिमिलर टू एबव मॉडल। झिल्ली की संरचना जो ऊपर वाला अपन ने सैंडविच मॉडल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही बताई गई, लेकिन इसके अनुसार समस्त कोशिकीय अंगकों की झिल्लियां संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान बताई गई। बट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स वर टोल्ड एज सिमिलर इन द वे ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, देखिए लाइन में कह क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गई एक सेल की मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिकांग प्रेजेंट हैं। तो जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लाइसोसोम होता है, इन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इन सब के ऊपर भी एक एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक एक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके अंदर कितनी हो सकती हैं, 2 मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतना कहना चाह रहा है कि ये वाली सेल मेम्ब्रेन जो बाहर, सबसे बाहर जो मेन सेल मेम्ब्रेन जो अपन पढ़ रहे हैं, ये वाली सेल मेम्ब्रेन और इन कोशिकांगों की सेल मेम्ब्रेन, इस सेल ऑर्गेनेल की जो कोशिका झिल्ली होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होता है वो लगभग समान होता है। ये मॉडल इतना सा कहना चाह रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस भी इनके अंदर मिल सकता है। मतलब किसमें डिफरेंस मिल सकता है, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन और इनकी जो कोशिकांगों की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये, इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सारे कोशिकांग जो हैं, सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनकी, और
जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट में अपन आके यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों मॉडल्स जो हैं वो क्या हैं, फेल हैं। कुछ चीज़ों को तो वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बताने में वो यहाँ पे असफल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए दोनों मॉडल्स को क्या माना गया है दोस्तों, फेल माना गया है। ठीक है ना। अब फेल ये कैसे हुए, फेल ऐसे हुए कि जो अगला मॉडल आया उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया, एक एक चीज़ के बारे में हमें बताया, तो उसने पीछे वाले जो दोनों मॉडल हैं उनको क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपना जो मॉडल आता है वो कौन सा है, अगला मॉडल अपना आता है यहाँ पे कौन सा है, तरल मोज़ेक मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दोस्तों आपको पहले ही मैं इस पे बोल देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन लगभग हर साल आपसे पीएमटी के अंदर पूछा जाता है, नीट की परीक्षा के अंदर हर साल एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर से आता है, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल से, तरल मोज़ेक मॉडल। ऊपर वाले जो दोनों मॉडल हैं वो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा किसमें दे रखा है, हमें एनसीईआरटी के बारे में समझा रखा है। तो सबसे पहले आपको इसका साइंटिस्ट भी पता होना चाहिए, किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972। आपको डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, साइंटिस्ट के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले पीएमटी की परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इतनी तारीफ मैंने इसकी कर दी है, देख रहे हो कि सर आते इतनी तारीफ़ कर दी इस मॉडल की, तो आपने हाँ बिल्कुल तारीफ़ के लायक है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल क्वेश्चन आ रहा है उसकी वजह क्या है, मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट एडॉप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सर्वाधिक नवीनतम एवं मान्यता प्राप्त मॉडल है ये, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। इसी वजह से क्या है, इसको इतनी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे बेटा मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम जिसके अंदर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एनसीईआरटी में बता रखा है वो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। ठीक है ना। इसके अंदर अपन देखें इस डायग्राम के अंदर क्या क्या है, वो चीज़ें अपने धीरे धीरे समझ में आएंगी। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा और आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, आगे जाके फिर वापस आऊँगा, इस डायग्राम को आपको समझाऊँगा। ठीक है ना। सेंटेंस फॉर सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले एक सेंटेंस दिया गया है सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो सेंटेंस यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप के रूप में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को माना गया है। ठीक है ना। मतलब एक सेंटेंस क्या दिया गया है, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब बहुत सारा एक समुद्र है, एक समुद्र किसका है, एक समुद्र है किसका दोस्तों, एक समुद्र हो गया फॉस्फोलिपिड का, और इस फॉस्फोलिपिड के समुद्र में क्या है, इस फॉस्फोलिपिड के समुद्र में क्या प्रेजेंट है दोस्तों, इस फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन बिखरा हुआ है। चलो इसकी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोटीन इज डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक इन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। वही बाइलेयर जो अपन को मैंने आपको बताई थी कि ऐसे करके एक बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, ये बाइलेयर हो गई, और बाइलेयर के अंदर क्या है, इस बाइलेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस बाइलेयर के अंदर अपन कह सकते हैं ये लिपिड की बाइलेयर के अंदर प्रोटीन मोज़ेक के रूप में बिखरी हुई होती है। किसके रूप में बिखरी हुई होती है, मोज़ेक के रूप में बिखरी हुई होती है। इस डायग्राम को देख के आप पहले समझिए, बाकी वो जो डायग्राम है उसको अपन वापस जाके समझेंगे, पहले इस डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वही जो मैंने आपको बताया था, एक बाइलेयर ये हो गई और दूसरी बाइलेयर इसके नीचे ये दे रखी है, देख पा रहे हो आप, मतलब एक बाइलेयर तो ये प्रेजेंट हो गई और दूसरी बाइलेयर ये प्रेजेंट हो गई। किसकी बाइलेयर है ये, लिपिड की। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की दो परतें, समझ में आ गई। ठीक है ना, ये समझ में आया। उसके बाद देखो इसमें फॉस्फोलिपिड के अलावा आपसे क्या बोला गया है, फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये सारी की सारी प्रोटीन है। और ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी बाइलेयर, ये एक लेयर, ये दूसरी फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ें क्या हैं, ये हैं प्रोटीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोटीन कैसे बिखरी हुई है, किसके फॉर्म में बिखरी हुई है, मोज़ेक, एक मोज़ेक के रूप में यहाँ पे ये बिखरी हुई है प्रोटीन। तो सर फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल है ये, फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल है, उसमें से मोज़ेक तो समझ में आ गया,
मोजेक तो समझ में आ गया कि मोजेक के फॉर्म में कौन बिखरी हुई है, प्रोटीन बिखरी हुई है। सर ये फ्लूइड क्या है, हमें सर यहाँ पे फ्लूइड का मतलब बता दीजिए। तो यहाँ पे फ्लूइड का मतलब दोस्तों अब आपकी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। जो सेंटेंस अपन ने ऊपर पढ़ा था, समुद्र किसका था, समुद्र किसका था दोस्तों, यहाँ पे देखिए समुद्र किसका था, समुद्र था यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का। और द्वीप किसके थे, प्रोटीन के। फॉस्फोलिपिड का समुद्र और द्वीप किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन के द्वीप। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये किसका क्या हो गया, द्वीप हो गए, किसके, प्रोटीन के द्वीप हो गए। और समुद्र किसका है, ये पूरा समुद्र किसका है, ये समुद्र किसका है दोस्तों, ये समुद्र है फॉस्फोलिपिड का। तो फॉस्फोलिपिड के समुद्र में किसके द्वीप प्रेजेंट हैं, ये देखिए किसके द्वीप प्रेजेंट हैं, प्रोटीन के द्वीप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये सेंटेंस हमारे समझ में आ रहा है कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र, ये पूरा समुद्र हो गया फॉस्फोलिपिड का, इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का समुद्र, ये क्या प्रेजेंट है इसमें, प्रोटीन मोजेक के फॉर्म में। तो यहाँ पे समझ में आया फ्लूइड, फ्लूइड के रूप में कौन है यहाँ पे, लिपिड है। मोजेक, मोजेक के रूप में कौन है यहाँ पे, प्रोटीन बिखरी हुई है। फ्लूइड एंड मोजेक मॉडल यहाँ पे समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, फ्लूइड एंड मोजेक मॉडल का मतलब क्या है, ठीक है ना। और भी इसमें कई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्या है, ये तो क्या हो गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड हो गई, ठीक है ना। और ये प्रोटीन को अपन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए इससे पहले अगला सेंटेंस देखते हैं, वापस से इन डायग्राम के ऊपर आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। प्रोटीन की क्वाशी प्रकृति के कारण 2 स्तरों के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। गति की जो क्षमता है वो तरलता पर निर्भर करती है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे अपन ने ये तो देख लिया कि ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, ये क्या हो गई, लिपिड की बाइलेयर हो गई। चलो मैं अलग से आपको बताता हूँ, ये तो क्या हो गई, ये मान लीजिए लिपिड की बाइलेयर हो गई। ये किसकी बाइलेयर हो जाती है, यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोटीन धसी हुई है। अब इसमें क्या है, जो लिपिड जब ऐसे मूवमेंट करती है, लिपिड तो क्या है, ऐसे मूवमेंट करती रहती है, पार्श्विक गति क्या करती रहती है, ऐसे मूवमेंट करती रहेगी। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ऐसे मूवमेंट की वजह से क्या होती है, प्रोटीन भी इधर उधर गति करती है। इस टाइप से गति किस में होती रहेगी, प्रोटीन में। तो हमारे समझ में आ रहा है लिपिड की क्वासी तरल प्रकृति के कारण 2 स्तरों के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करती है। ये लिपिड हो गई। लिपिड कैसी है, ये मान लीजिए लिपिड कैसी है, यहाँ पे लिपिड एकदम तरल है, लिक्विड है, तरल है। तो इसमें जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो कैसी गति कर रही है, यहाँ पे प्रोटीन की गति कैसी हो रही है, लेटरल मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है, प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट हो रही है, पार्श्विक गति हो रही है। और ये लेटरल मूवमेंट हो किसकी वजह से रही है, ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, क्वासी प्रकृति की वजह से, लिपिड की तरल की प्रकृति की वजह से, फ्लूइड नेचर की वजह से ये मूवमेंट हो रही है। किस में मूवमेंट हो रही है बेटा, ये मूवमेंट हो रही है प्रोटीन की। तो समझ में आया, एनसीईआरटी की लाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जो पूरी इसकी बाइलेयर है, अपन देखें यहाँ पे ये जो पूरी बाइलेयर है, इस बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन है वो कैसी गति करती है, लेटरल गति करती है। कैसी गति करती है, लेटरल गति करती है। ऐसे करके गति करती रहेगी, दोनों साइड में यूं करके गति करती रहेगी, ये ऐसे करके गति करती रहेगी। इस लेटरल मूवमेंट की वजह क्या है, क्वासी नेचर ऑफ द लिपिड, ठीक है ना, फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इसकी वजह होती है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है, जो ये लेटरल मूवमेंट की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि कितनी गति से ये इधर उधर प्रोटीन हो रही है, प्रोटीन में गति जो है उसकी क्षमता क्या है, वो किस पर डिपेंड करती है कि जो लिपिड है बाइलेयर है, उस लिपिड की फ्लूइडिटी कितनी है, वो कितनी ज़्यादा तरल है। जितनी ज़्यादा तरल होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो ये सेंटेंस हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला आ रहा है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसकी है, एनसीईआरटी के अंदर है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो अपन ने यहाँ पे देखा है,
अपन ने यहाँ पे देखा है ये यहाँ पे दो टाइप की प्रोटीन हमें दिख रही हैं। एक तो ये जो सरफेस पे प्रेजेंट है, एक तो प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है, और दूसरी प्रोटीन या तो पूरी तरह से इसके अंदर धसी हुई है या फिर आंशिक पार्शियली इसके अंदर धसी हुई है। तो समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रोटीन तो है जो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पे प्रेजेंट है। उस प्रोटीन को मैंने क्या नाम दे दिया? पेरिफेरल प्रोटीन या फिर परिधीय प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। पेरिफेरल क्यों है? बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल दिया? पेरिफेरल बोल दिया, ठीक है। ये भी क्या हो जाती है? पेरिफेरल हो जाती है। लेकिन अपन देखें जो प्रोटीन अंदर धसी हुई है, जो प्रोटीन अंदर धसी हुई है, जैसे ये वाली अंदर धसी हुई है, ये पूरी तरह से अंदर धसी हुई है, ठीक है ना। इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक्सट्रिंसिक, और ये वाली जो हो गई वो कैसी हो गई दोस्तों? ये दोनों हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन प्रोटीन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक और ये हो जाती है अपनी इंट्रिंसिक। ये कैसी हो गई बताओ? ये एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल हो गई। ये कैसी हो गई? एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल हो गई। ये कैसी हो गई? एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल हो गई। लेकिन ये कैसी हो गई बताइए? ये कैसी हो गई? ये इंट्रिंसिक हो गई। ये दोनों कैसी हो गई? ये इंट्रिंसिक या फिर आंतरिक प्रोटीन हो गई। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन क्लियर हो गई हमारे, फॉस्फोलिपिड की लेयर के लिए क्लियर हो गई हमारे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ है? एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है इसके बीच बीच में, इस पर भी पीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे क्या रोल है। तो कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड तो कैसी नेचर में? क्वासी नेचर में, फ्लूइड नेचर में, तरल प्रकृति में। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी प्रकृति फ्लूइड नहीं होती, वो थोड़ा सा कैसा होता है? रिजिड होता है। कैसा होता है यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल कैसा हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। और रिजिड होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? रिजिड होने की वजह से बेटा इसमें क्या हो जाएगा? इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इस पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन है सर, आप कह रहे हो सर पानी की तरह है सर लिक्विड है, ये तो फ्लूइड है सर, तरल है। अब तरल हो जाएगी तो कोई चीज़ बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? लेकिन यहाँ पे बहने थोड़ी देना है। तो बहने नहीं देना मतलब यहाँ पे अपन क्या कहना चाह रहे हैं? इसको एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, एक स्थायित्व देना पड़ेगा। और स्थायित्व किसकी वजह से मिलता है यहाँ पर? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। स्थायित्व या फिर इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, आगे अपन पॉइंट भी देखेंगे, वो किसकी वजह से मिल रही है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से मिल रही है, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए। अगला पॉइंट भी हमारे क्लियर हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की लिपिड है जो झिल्ली को क्या प्रदान करती है? संरचनात्मक स्थायित्व देती है। ये चीज़ आपके समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। देखो एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट आगे, कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि लिपिड की कैसी नेचर है? लिपिड फ्लूइड की नेचर में होता है। और प्रोटीन उसमें कैसी लेटरल मूवमेंट करती है कि नहीं करती? समुद्र किसका है? लिपिड का। समुद्र किसका है? लिपिड का। और द्वीप, आइसबर्ग किसके हैं? किसके हैं? प्रोटीन के, ठीक है ना, है कि नहीं? तो प्रोटीन बीच बीच में पड़ी हुई थी द्वीप के रूप में। समुद्र किसका है? समुद्र किसका है? फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की वजह से ही क्या हो जाता है यहाँ पे? इसको एक फ्लूइड नेचर मिलती है। सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी हो जाती है? फ्लूइड नेचर की हो जाती है। और इसकी जो ये फ्लूइड नेचर होती है सेल मेम्ब्रेन की, या सेल मेम्ब्रेन की जो ये अपन बोले सॉफ्टनेस है, एक फ्लूइडिटी की वजह से, क्वासी नेचर की वजह से, इसकी वजह से हमें बहुत सारे फंक्शन में हेल्प मिलती है। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं? इसी नेचर की वजह से हो रहे हैं। कैसे? एनसीईआरटी की लाइन में यहाँ पे उठा के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट के अंदर, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। मतलब जो इसकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर है, क्वासी प्रकृति, तरल प्रकृति है, वो कई सारे काम करने में हेल्प करती है। जैसे कोशिका वृद्धि, भाई कोई चीज़ सॉफ्ट होगी तो बताओ वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी नहीं कर पाएगी? जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, सेल को क्या करनी है? अपना साइज बढ़ाना है। सेल को क्या करना है? अपना साइज बढ़ाना है। तो इस साइज कब बढ़ा पाएगी? जब इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस होगी। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाए यहाँ पे तो ये आसानी से बाहर की तरफ अपना आकार बढ़ा सकती है क्या? वृद्धि कर सकती है क्या?
सेल डिवीज़न भी नहीं कर पाएगी ना वृद्धि कर पाएगी। तो दोस्तों अपने समझ में आ रहा है कि जो सेल की ग्रोथ है उसमें हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। ठीक है ना। अगला है अंतर कोशिकीय संयोजन। दो कोशिकाएं, एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई, तीसरी कोशिका ये हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इनमें आपस में क्या होते हैं, आपस में रिलेशन होता है। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि एक सेल से दूसरी सेल में चीज़ें कैसे आती जाती हैं। मतलब इसकी कोई चीज़ इसमें आनी है मान लो, या फिर इसकी कोई चीज़ इसमें जानी है, तो ये किसकी वजह से जा पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। कैसे जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी चीज़ कैसे जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जाती है। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन किस में से होता है, बताओ, परिवहन किस में से होता है। मैं आपको कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन एक सेल से में आना और एक सेल से दूसरी सेल में जाना, कोई चीज़ को इसको बोलते हैं अपन परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। और ये किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, अपन देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ इधर से उधर आ जा सकती है। तो ये इस एक सेल से दूसरी सेल में किसी चीज़ का आना जाना, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी फ्लूइड नेचर पे। अगर इसका फ्लूइड नेचर नहीं होता, इसमें प्रोटीन इस तरीके से, चैनल प्रोटीन जिनको कहते हैं, इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होती, या लिपिड इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होती, तो यहाँ पे आसानी से एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी चीज़ आ जा नहीं सकती थी। ये चीज़ मैं आपको कब एक्सप्लेन करूँगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों फ्लूइड नेचर या क्वासी नेचर यहाँ पे नेसेसरी है, किसके लिए, इंटरसेल्यूलर जंक्शन के लिए। अगला है सीक्रेशन। ठीक है ना। जब कोई चीज़ लिक्विड फ्लूइड की फॉर्म में होगी तो उससे सीक्रेशन या स्रवण भी क्या होगा, जैसे हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, किसी भी एंजाइम का सीक्रेशन हो रहा है, या किसी अदर फ्लूइड का सीक्रेशन सेल से हो रहा है, तो वो सीक्रेशन भी किसकी कब हो पाएगा, जब इसकी नेचर कैसी होगी, फ्लूइड नेचर होगी, इसकी तरल प्रकृति होगी तब। अगला है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, वही अपन कह सकते हैं कि किसी चीज़ का बाहर से अंदर आना, ये एंडोसाइटोसिस है। और किसी चीज़ का बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस है, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी आप याद रख लो कि एंडोसाइटोसिस में भी एक तरह से ये भी क्या है, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ और आगे करेंगे भी। तो परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी किसकी वजह से हेल्प मिलती है, इसकी फ्लूइड नेचर की वजह से। अगला है यहाँ पे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया कि भाई कोई चीज़ को एक तो वृद्धि करनी थी, या फिर इसको मान लो डिवाइड होना है, एक सेल से दूसरी सेल, दो सेल में डिवाइड होना है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये एक सेल है, एक सेल से हमें कितनी सेल बनानी है, दो सेल बनानी है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा। और डिवाइड होना है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को टूटना पड़ेगा, कहीं टूटना पड़ेगा। और टूटेगी कब, जब ये सॉफ्ट होगी, इसकी फ्लूइड नेचर होगी, तो यहाँ पे ये आसानी से हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। चलिए मैं वापस आता हूँ, वापस कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके क्या बनाती हैं, ग्लाइकोलिपिड। जैसे फॉस्फोलिपिड किसने मिलके बनाई, फॉस्फोरस और लिपिड ने मिलके बनाई, ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड किसने मिलके बनाई, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ने मिलके बनाई। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। लिपिड के बाहर जो ये क्या है, रिसेप्टर्स, मतलब कोई हार्मोन आके सेल पे काम करता है। तो सबसे पहले आप कोई हार्मोन है, आपको डिटेल में बताऊं कि यहाँ पे मान लो एक ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड पे कोई कौन आके काम कर रहा है, यहाँ पे हार्मोन आके काम कर रहा है। तो हार्मोन सबसे पहले आके कहाँ पे जुड़ेगा, इन्हीं रिसेप्टर पे आके जुड़ता है। ठीक है ना। इन रिसेप्टर पे आके कौन जुड़ जाता है, ग्लाइकोलिपिड जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ग्लाइकोलिपिड की तरह। ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों के क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और सेल के ऊपर कोई भी हार्मोन आगे काम कर रहा है, एंजाइम आगे काम कर रहा है, तो वो किस पे आगे जुड़ता है, सबसे पहले ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर पे। ठीक है ना। और कोई दिक्कत इसके अंदर, चलिए और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो समझ में नहीं आए। अब मैं आपको वो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो वो ये जो अपन ने आगे पढ़ा है उसको थोड़े से अलग ढंग से एनसीईआरटी ने बना दिया है। ये देखिए, इसमें बीच में आप देख सकते हो दो लेयर आपको क्लियरली विजिबल हैं। देखिए ये टेल इसकी आपको यहाँ पे दिख रही है, और हेड ऊपर ये धसा हुआ है। जो ब्लू कलर का है ये तो क्या है, हेड है। और अंदर जो इसमें जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये क्या है, टेल है। तो एक इसकी लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। फॉस्फोलिपिड की क्या हो जाती है, बाई लेयर हो जाती है।
ठीक है ना। हेड कहाँ प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ, क्योंकि हेड कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर मतलब पोलर गोले का मतलब पानी की तरफ होता है, तो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। टेल कैसी हो गई, हाइड्रोफोबिक। हेड कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, क्योंकि बाहर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक एंड जो टेल होती है इसकी कहाँ प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ। इसके अलावा इसमें आपको मैं बताऊँ तो देखिए ये क्या प्रेजेंट है, शुगर भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था ना अभी, क्या, ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें ये पेरीफेरल प्रोटीन है, ये बाहर प्रोटीन प्रेजेंट, ये पेरीफेरल प्रोटीन निकली हुई है इसमें से, ये जो है। और इसके ऐसे भी प्रोटीन और भी प्रेजेंट होंगी, आपको मैं उस डायग्राम बता चुका हूँ। और ये वाली जो प्रोटीन है जो अंदर धसी हुई है वो कौन सी है, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर आंतरिक प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन समझ में आया, फॉस्फोलिपिड समझ में आया, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन समझ में आया। और यहाँ पे ये जो क्या है, बाहर की तरफ जो भी प्रोटीन होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पेरीफेरल प्रोटीन हो जाएंगी। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये आज के लेक्चर में अपन ने इतनी बातें कर ली हैं। सेल मेम्ब्रेन के जो भी मॉडल थे, जो भी क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं उस प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में यहाँ पे आपको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉब्लम की बातें कर लेंगे, जो आप मुझे इस लेक्चर में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।